अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के वर्ल्ड T20 स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तानी टीम का वर्ल्ड T20 का सफ़र तो ख़त्म हो गया। टीम के कुछ प्लेयर्स टोलियों की सूरत में अपने अपने शहर पहुंच गए हैं, जबकि कुछ प्लेयर्स वर्ल्ड T20 के बाद वेकेशंस एंजॉय कर रहे हैं। और इस दौरान पाकिस्तान टीम को लेकर काफ़ी नॉइज़ है आसपास। इधर उधर के इश्यूज़ पर बातचीत हो रही है, क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, लेकिन हमारा काम ये है कि हम मेन इश्यूज़ पर फोकस रखें। टीम में जो सर्जरी होनी है वो किस तरह होनी है, क्या तब्दीलियाँ लानी हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं प्रॉब्लम्स का रूट कॉज क्या है, इन तमाम इश्यूज़ पर फोकस हमें रखना है। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया हुआ है। साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और टेस्ट क्रिकेटर इमरान नज़ीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जेंटलमैन, आप सबको और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। इवन दो इट्स द थर्ड डे, हम पहली बार आप लोगों से मुखातिब हैं। तो भट्टी साहब, काफ़ी कन्फ्यूजन में गुजरी है इस बार सबकी ईद, ख़ास तौर पे क्रिकेट फैंस की। दानिश, आपको भी ईद मुबारक, इमरान नज़ीर को, अहमद शहजाद को, सारे देखने वालों को। देखें, ईद का त्यौहार वो त्यौहार होता है जिसमें कहते हैं कि खुशियाँ बांटने और खुशियाँ समेटने वाला दिन होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईद से एक रात पहले जिस तरह पाकिस्तान की टीम गिरते गिराते आयरलैंड के ख़िलाफ़ वो मैच तो जीत गई 3 विकेट से, लेकिन उसके बाद जो कहानियाँ शुरू हुई और अब आज ईद का तीसरा दिन है, तो मेरे ख्याल में एक अजीब व गरीब कैफियत में मुब्तला रहे कि हमारी क्रिकेट जा कहाँ रही है। अब से थोड़ी देर पहले पीसीबी ने एक वीडियो रिलीज़ किया कि मोहसिन नकवी साहब कज़ाफ़ी स्टेडियम की उस पुरानी बिल्डिंग को जो डिमोलिश हो गई है उसका विजिट कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी। मेरे ख्याल में उस बिल्डिंग को अगर हम देख लें, इमरान नज़ीर और अहमद शहजाद ने तो बेताशा वहाँ मैचेस खेले हुए, हमने भी सैकड़ों बार उस बिल्डिंग में विज़िट किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट का भी, दानिश, आज वही हाल है कि हमारी क्रिकेट भी अब उस बिल्डिंग की तरह अब डिमोलिश हो गई है। अब इसको खड़े करने का टाइम है। कैसे खड़े करना है, क्योंकि मैं हमारे पड़ोस में बड़े बड़े फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनके तबसरे सुन रहे हैं, अपने खिलाड़ियों के तबसरे सुन रहे हैं। जाहिर है हर आदमी का दिल जो है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों का, वो तो दुख रहा है कि हमारी क्रिकेट का इतना बुरा स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन अब मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब के पास सर्जरी का भी टाइम आ गया है। एनेस्थेसिया मेरे ख्याल अब तक तो सुंघा देना चाहिए था जिन की सर्जरी होनी है। तो मेरे ख्याल में अब आगे बढ़ने का टाइम है और सख्त फैसले लेने का टाइम है। अगर हम हार गए नए लड़कों के साथ, डजेंट मैटर, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे लेके चलना है। हाँ, अपॉलॉजीज बता बड़ी साहब, थोड़ा सा प्रेशर मैं आप पर एक्सर्ट कर रहा था, इट्स माय फॉल्ट। बट अगर हम वर्ल्ड T20 के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आज टीम USA सामना करने वाली है टीम साउथ अफ्रीका का। बहुत सारे लोग टीम USA को फेवरेट करार दे रहे हैं, बट हमें ऐसा लगता है सही मानों में टीम USA का वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर क्रिकेट प्लेइंग कंडीशंस आपको मिलेंगी। और साउथ अफ्रीकन टीम भी बड़ा फंस के यहाँ तक पहुँची है। सुपर 8 का पहला मैच है आज, तो साउथ अफ्रीकन टीम भी आज आपको सही कलर में नज़र आएगी। अहमद और इमरान, हम आपसे आज के इस मैच पर भी बात करेंगे, लेकिन ये जो टीम में चेंजेस की बात कर रहे हैं हम, एक जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपसे चाह रहा हूँ, नॉट गेट इनटू स्पेसिफिक प्लेयर्स। पाकिस्तान को फॉर अ चेंज, पाकिस्तान क्रिकेट को अगले 5 साल की तैयारी करनी है। हम शायद इसमें थोड़ा सा चूक जाते हैं। हम अगली सीरीज़ पर फोकस कर लेते हैं, हम अगले इवेंट पर फोकस कर लेते हैं, लेकिन इस किस्म की टीम हमें बनानी है विच इज़ बैक बाय परफॉर्मर्स इन द डोमेस्टिक सर्किट, जो अगले 5 साल पाकिस्तान को सर्व कर सके। ये बहुत ज़रूरी है। सर, जिस तरह की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, हम सबके सामने है। और जहाँ तक रही बाबर आजम की बात, आप देखिए एज ए कैप्टन उनको 3 T20 वर्ल्ड कप मिले, एक 50 ओवर का मिला, 2 एशिया कप मिले, वो कुछ नहीं जितवा के दे सके इन कौम को। ना सिर्फ उन्होंने जितवा के दिया है, उनकी अपनी जो परफॉर्मेंसेज है और एवरेज है 110-11 का उनका आईसीसी के इवेंट्स में और एशिया कप्स में जो है ना स्ट्राइक रेट है, 25 की उनकी एवरेज आ गई है, 1400 स्कोर उनके लूजिंग कॉज में, और तीसरे नंबर पे आ रहे हैं पूरी दुनिया में वो, जिसमें सबसे ज्यादा स्कोर उनके लूजिंग कॉज में है। 208 बॉल वो पता नहीं कितने खेल गए, 215 बॉल के उन्होंने एक छिक्का नहीं मारा है ऊपर टॉप ऑर्डर बैट्समैन में। एक्टिव प्लेयर्स में जो है वो 2 प्लेयर शामिल है जो करंट क्रिकेट खेल रहे हैं, केन विलियमसन है, मोहम्मद रिजवान है और बाबर आजम है, जिनका स्ट्राइक रेट सबसे नीचे एक्टिव प्लेयर में से। तो ये परफॉर्मेंसेस के बाद भी थोड़ी सी अगर शर्म होती है, थोड़ी सी गैरत होती है, तो आप स्टेप डाउन करते हैं। आपने देखा है केन विलियमसन को, इन्होंने बाहर हुए नॉकआउट सिचुएशन से, उन्होंने जाते साथ ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मना कर दिया है। क्या हमें थोड़ी सी भी गैरत बाकी है
क्या हम सिर्फ ये ब्लेम गेम्स ही खेलेंगे, लोगों का, कौम का ये सारी चीजें जो है अटेंशन डाइवर्ट ही करते रहेंगे दूसरे इश्यूज के ऊपर, कि सही इश्यूज पे आएंगे? देखिए वो तो ये कौम अब छोड़ेगी नहीं, अब ये कौम है गुस्से में। अब जो डिसीजंस हैं वो लेने का टाइम है। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके मोहसिन नकवी साहब के पास कि प्लेट में उनके सामने रख के चीजें हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने पीसीबी को बारहा ब्लैकमेल किया है। अगर मोहसिन नकवी साहब को ये नहीं पता है तो मोहसिन नकवी साहब ये जरा पूछ सकते हैं अपने आसपास वालों को कि किस तरह इन्होंने अपनी वो शराइतें भी मनवाई हैं ब्लैकमेल करके सोशल मीडिया पे, कि जो मानने वाली नहीं थी। अब चीजें उनके कोर्ट में हैं, अब ये फैसले का टाइम है, अब ये फैसला करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप फैसले नहीं करते हैं तो ये कौम आपको कभी माफ नहीं करेगी। केन विलियमसन के मामले में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दें। बिल्कुल उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से डिनाई कर दिया है, क्योंकि उस पीरियड में जो समर है न्यूजीलैंड की क्रिकेट का, उसमें वो कुछ फॉरेन लीग्स खेलने जा रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से भी इनकार कर दिया और फिर वाइट बॉल क्रिकेट से भी दस्तबरदार हो गए हैं इस वजह से, क्योंकि वो उन्होंने ये बोला है दानिश कि अब यंगस्टर्स के आने का टाइम है। जी जी बिल्कुल, उन्होंने बोला कि अब यंगस्टर्स को प्रमोट करने का टाइम है। वो एक गैरतमंद कौम है। अगर आपने देखा हो कि उन्होंने के साथ इस तरह के डिसीजन लिए हैं कि जो कि वहां पे वो उनकी परफॉर्मेंसेस जस्टिफाई कर रही थी। अब हम कब ये करेंगे? अगेन डायनामिक्स का भी फर्क है ना अहमद। हमने अपनी मर्जी से छोड़ा, बिल्कुल आप पहले भी अपनी मर्जी से छोड़ के नहीं गए। बट अहमद डायनामिक्स का भी फर्क है ना, कल्चर का भी फर्क आ जाता है, बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क आ जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट में हमने बहुत कम देखा है कि प्लेयर खुद से रिटायरमेंट ले रहे होते हैं। आपके भी सामने आप भी आपने वीरेंद्र सहवाग का वो बयान सुना होगा। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे थे, हमने तो नहीं कह दिया। बिल्कुल बिल्कुल, हम शो से पहले इस बारे में बात कर रहे थे। इमरान, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। अहमद वैलिड पॉइंट रेस कर रहे हैं कि बाबर की परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है, स्ट्राइक रेट लो है, लेकिन कोई एक प्लेयर अकेला डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता। देयर आर 10 अदर प्लेयर्स एज वेल, और उनकी भी परफॉर्मेंसेस कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं है ना इमरान। अगर वो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे होते तो हम कहते कि चले जी कप्तान आपका लैक कर रहा है और बाकी सारे बड़े तगड़े हैं, बाकी सबकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। हाँ दानिश, वेल सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि ज़रूर ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए कि नो डाउट के पिछले 10 प्लेयर जो है उनका भी बात करनी चाहिए। नो डाउट के बाबर, हम मानते हैं कि बाबर की परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, बिकॉज इज़ द मोस्ट सीनियर और मोस्ट मैच जितने सबसे ज़्यादा खेले हुए हैं, और नो डाउट उनकी कप्तानी पे हम ज़रूर बात कर सकते हैं, लेकिन एज ए प्लेयर अगर देखा जाए तो उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन बाकी 10 प्लेयरों की परफॉर्मेंस उठा के देखें, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ दानिश डिस्कस करने वाली है वो हम हर बड़ा इवेंट बिल्कुल हारते हैं और उसके बाद फिर हम 4 दिन का बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, फिर उसके बाद वही नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। लेकिन बात एक अहमद की जरूर है कि ये डिसीजन लेने का टाइम है, और इसमें आप जब तक अपनी मैनेजमेंट, कोचेस और प्लेयर जो मिडिल ऑर्डर है उसको मिडिल ऑर्डर ही खिलाएं, अगर ओपनर है तो ओपनर ही खिलाएं, और हमने जब तक पूरी एक टीम नहीं बनाएंगे, क्योंकि टीम ये नहीं है, ये टीम जो नजर आ रही है ये वो कहते हैं ना सिर्फ एडजस्टमेंट ही नजर आ रही है, और इसमें कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो कह सकते हैं कि जी एज ए ओपनर आया, एज ए मिडिल ऑर्डर आया। तो आप सारे प्लेयर ही उठा के देख लें, और ये नो डाउट ये अब टाइम है, आप टीम बनाएं, और आपके पास चैंपियन ट्रॉफी है, और जब तक हम नए प्लेयर को ग्रूम नहीं करेंगे, एंड ऑफ द डे दानिश बात वहीं आती है, हम डोमेस्टिक जब तक स्ट्रक्चर नहीं सही करेंगे, उसमें मैच्योरिटी जो स्टेप बाय स्टेप, पहले स्टेप एक होता था कि यार इतनी परफॉर्मेंसेस होनी चाहिए डोमेस्टिक में, देन फिर उसके बाद आपको पिक किया जाता था, लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है। हम वो एक आधी छक्का, एक आधी इनिंग्स के ऊपर हम प्लेयर्स को T20 की बेस पे शामिल कर लेते हैं, इवन कि उसमें उतना प्रेशर हैंडल करने का इतनी मैच्योरिटी होती ही नहीं है। और फिर वो देखिए इंटरनेशनल लेवल पे दानिश प्रेशर हैंडल करना आसान काम नहीं है, वही मेन काम है। आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए हमें, बिल्कुल। देखिए जब तक आप पीछे निचले लेवल पे क्रिकेट नहीं खेले होंगे, आपको सिचुएशन का नहीं पता होगा, आप कभी भी इतना बड़ा प्रेशर नहीं हैंडल कर सकेंगे। और यहाँ पे नो डाउट जो जितनी खराब बुरी परफॉर्मेंस है, देखिए बात बाबर की नहीं है, यहाँ बाकी भी 10 प्लेयर है, अगर उनमें भी आप उठा के देख ले, उनकी डोमेस्टिक का लेवल देख ले, कितने मैचेस खेले हैं, उनके पास में परफॉर्मेंस आप देख ले, वो क्या परफॉर्मेंस है। एब्सोल्युटली इमरान, गलत है उसमें। हाँ, हम प्लेयर्स की बात कर रहे हैं ना, ये अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्लेयर्स की हद तक भी महदूद नहीं रहती, ये उन पर भी आती है जो टीम मैनेजमेंट का हिस्सा है, क्योंकि उसमें भी एक सेकंड लास्ट एक आंसर में मैं फिनिश कर रहा हूँ। देखिए हमने बहुत अरसे से जो चीज एज ए क्रिकेटर मैंने नोट की है, दानिश ये सारे एग्री करेंगे, हमने प्लेयर की ग्रूमिंग नहीं देखी, हमने प्लेयर बनते नहीं देखे, हमने सिर्फ बातें की है, टैलेंट आ गया। भाई टैलेंट बहुत है, लेकिन टैलेंट को बनाना किसने है?
आया उन कोचेज जो हमारे पास आज इतने बहुत ज्यादा कोचेज हैं, जहां भी उठा के कोचेज ही कोचेज नजर आते हैं, लेकिन आया कि आप एक बंदा भी उठा के देख ले जिसने प्लेयर की ग्रूमिंग की हो। यहाँ पे 50 करते हैं प्लेयर, कोच उसके साथ मिलते हैं, शायद मैंने इसको बनाया है। जी 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 दानिश, बात इतनी है कि इमरान भाई बात कर रहे हैं बाबर अच्छे प्लेयर हैं, बिल्कुल हम भी ये मानते हैं कि बाबर वनडे के बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं, लेकिन अगर आप वीरेंद्र सहवाग का बयान सुने, उनको क्या जरूरत है पाकिस्तानी प्लेयर के बारे में, कप्तान के बारे में सवाल देने की? वो कहते हैं कि बाबर आजम T20 टीम में नहीं बनते। माइकल वॉन का बयान सुने, माइकल वॉन कहते हैं कि दुनिया की जो 5 बड़ी टीमें हैं बाबर आजम उसमें फिट इन नहीं हो पाएंगे। डेविड लॉयड का बयान सुनेंगे, वो कहेगा पाकिस्तान की टीम बहुत पीछे रह गई है। इमरान भाई कह रहे हैं ग्रूम नहीं किए, यही तो बोल रहे हैं कि एक टोला जो है उन्होंने किसी को आने ही नहीं दिया, उन्होंने किसी प्लेयर को बनने ही नहीं दिया, वो यारी दोस्ती पे सारी क्रिकेट खेलते रहे हैं। और अब जब एहतसाब का टाइम आ रहा है, सुने ना दानिश, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब जब एहतसाब का टाइम आ रहा है तो गेम को आए बाएं शाये करने की कोशिश कर रही है। नहीं, जो लड़का पीछे, जो लोग मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, देखे बाकी सारे तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। आप आजम खान को देख लें, आप इफ्तिखार को देख लें, आप साइम अयूब को देख लें, उनको पूरी दुनिया कह रही है। जो मेन रूट कॉज होती है हमेशा उसको पकड़ा जाता है कि आपके कप्तान ने रिजवान के साथ मिलके ना किसी को आने दिया, ना किसी को बनने दिया। अब ये टाइम जेंटलमैन, मौक़िफ़ आपका बिल्कुल आ गया। मैं भट्टी साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में लेना चाह रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम टॉप 5 बैटर्स, टॉप 5 बॉलर्स को भी डिस्कस करना चाहते हैं। भट्टी साहब, पिछले 3 साल से तो हम ये सुन रहे हैं कि बाबर ने टीम बनाई, बाबर की दोस्ती यारी है, बाबर टीम पिक करता है, बाबर गलत फैसले करता है, बाबर की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है ना। आई एम जस्ट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट। इन सब की बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन जो उनके ऊपर लोग हैं, क्या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? जो सिलेक्टर हैं, टीम के साथ हैं, क्या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? जब वो टीम बना रहे थे, अगर बाबर कोई ऐसी रिक्वेस्ट कर रहे थे जो सही नहीं थी और उनको लग रहा था दोस्ती आ रही है, तो वो स्टेप इन नहीं कर सकते थे? क्या वो टीम के साथ नहीं थे? सीनियर मैनेजर बन के दुनिया नजर आना बंद हो गई थी चेयरमैन को। सर उन्होंने क्या कहना था? नहीं, प्रॉब्लम यही है ना भट्टी साहब कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कप्तान की नहीं या प्लेइंग 11 की नहीं, तमाम लोगों की है जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने टीम बनाने में सर जोड़ा है, जिन्होंने टीम को वहां बेचने के लिए सर जोड़ा है। देखिए दानिश, अगर सर्जरी करनी है ना तो सिर्फ बाबर आजम के गिर्द घूमने से काम नहीं चलेगा। ये जो 6 रुकनी सिलेक्शन कमेटी थी, जिसको चेयरमैन ने कप्तान बनाने का पावर दिया, अब्दुल रज़ाक हमारे इसी शो में बेतहाशा दफ़ा बाबर आजम के बारे में जो कमेंट्स देते रहे, वहाब रियाज को हम एक और चैनल पे सुनते रहे, वहाब रियाज उनके बारे में जो राय रखते थे, मोहम्मद यूसुफ पिछले वर्ल्ड कप में बैठे हुए थे। ये सर्जरी फिर अक्रॉस द बोर्ड होगी, ये एक बंदे के लिए काम नहीं होगा। अगर बाबर आजम गलत था तो बाबर आजम को कौन लोग थे जिन्होंने बनाने के लिए चेयरमैन को एडवाइस दी? आप पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से आपने 12-12, 15-15, 18-18 साल सर्व किया, आपने रिटायर्ड प्लेयर को घरों से बुला लिया। फिर जिस दिन फाइनल टीम अनाउंस होनी थी, फिर इन सेलेक्टर्स में से किसी एक ने चेयरमैन को कहा कि जी मुझसे मशवरा नहीं किया, फिर टीम डिले हुई। तो ये मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि मोहसिन नकवी साहब, बाबर आजम की बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जिन प्लेयर्स ने अंडर परफॉर्म किया उनको ड्रॉप होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने इस टीम को सिलेक्ट किया है, इस टीम का बैलेंस ख़राब किया है, वीरेंद्र सहवाग की जो बात कर रहे हैं अहमद शहजाद, उसमें उसी प्रोग्राम में ज़हीर खान भी बैठे हुए थे। ज़हीर खान ने भी ये कहा कि आपने 5 ओपनर्स भर लिए, ना ओपनर्स तेज़ खेलने के लिए तैयार हैं, ना आपका मिडिल ऑर्डर तेज़ खेलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल रहा तो ये जो हम यहाँ पर अक्सर कहते हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट मजीद नीचे जाएगी। तो मेरे ख्याल में अब सर्जरी अगर होना है तो फिर सबकी सर्जरी होना है। जी अहमद। दानिश भाई बिल्कुल भट्टी साहब की मैं हर एक बात से इत्तेफाक करता हूँ कि बड़ी जो सर्जरी है वो यही होती है कि सबको अकाउंटेबल लाया जाए। हम यहाँ बाबर रिजवान की ज्यादा इसलिए बात करते हैं कि सब चेंज हो जाते हैं, चेयरमैन चेंज हो जाते हैं, सिलेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, कोचेस चेंज हो जाते हैं, ये तो चेंज नहीं होते। तो आपने रूट कॉज को पकड़ना है। ये वो लोग हैं जो अपनी मनमानियां करते रहे, ये वो लोग हैं जो अपने टोले को लगाते रहे। पर्सनल माइलस्टोन्स की वजह से आपने इस मुल्क को इस डगर पे ले आए कि आपकी जो टीम है नंबर 7 पे आ गई है। इस वर्ल्ड कप में आप अपनी परफॉर्मेंसेस देख लें और आप ये पीआर एजेंसी से काम नहीं चलेगा। आप जितना मर्जी अटेंशन डाइवर्ट कर ले, ये कौम जाग चुकी है, ये कौम अब एहतसाब चाहती है, अकाउंटेबिलिटी चाहती है और अकाउंटेबिलिटी लेके रहेगी ये कौम अब।
राइट इमरान, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज अपना ओपिनियन देते, फिर हम टॉप 5 बैटर्स की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, देखिए जो बड़ी साहब ने बात की है, मैं ये बड़े अरसे से ये चीज़ मैं बाहर रोज डिस्कस करता हूँ, मैनेजमेंट, कोचेज, सिलेक्टर्स, देखे नो डाउट अगर एक आदमी प्लेयर पावर अब इतनी नहीं है कि वो कहेगा जी मुझे 5 ओपनर ही चाहिए, मैं ओपनर को ही मिडिल ऑर्डर कराऊंगा। एग्जैक्टली इमरान, मैं भी इसी बात को लेकर परेशान हूँ जी। हाँ, आप सबसे पहले तो मैनेजमेंट, कोचेस, सिलेक्टर्स को पकड़े ना कि जो ये टीम बनाया आपने बनाई कैसी है, क्योंकि आपको तो चाहिए 2 ओपनर, आप ले गए 5 ओपनर, आपको चाहिए 2 मिडिल ऑर्डर, आपके पास एक भी मिडिल ऑर्डर। इमरान, तो आपने बड़े बड़े कैप्टन देखे हैं, तो जो होगा होगा। आपने अपने क्रिकेट करियर में बड़े बड़े कैप्टन देखे हैं, बड़े पावरफुल कैप्टन थे, क्या उनके पास भी सुप्रीम अथॉरिटी थी कि वो जो चाहे हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ दानिश। आप टीम में उठा के देख ले, हर इवेंट में उठा के, पीछे आप अगर 3 बड़े इवेंट में 3 ओपनर गए हैं, 2 खेले हैं, 1 ड्रॉप हुआ है, और 3 मिडिल ऑर्डर गए हैं, तो 4 गए हैं मिडिल ऑर्डर, 3 खेले हैं। इस तरह टीमें बनती हैं। मैं देखे हमारे पास अभी तक एक ऑलराउंडर की शेप में, आप एक ऑलराउंडर गिना दे सर, हमने बनाने की कोशिश नहीं की, जो भी आया हमने उसको जाया कर दिया। कोशिश नहीं की, ये मैंने पहले भी कहा। इमरान, अगर आप रिसेंट पास्ट में देखें, 2 कप्तान एटलीस्ट ऐसे हैं जिनको हमने देखा कि सर मैं आ रहा हूं आपके पास, वसीम अकरम और इंजमाम उल हक के इंजमाम, बल्कि अभी भी टीवी चैनल पे बैठे हुए पिछले दिनों भी कह रहे थे भाई कप्तान को पावर्स मैनेजमेंट से लेना पड़ते हैं, तो ये लोग अपनी मर्जी की टीमें खिलाया करते थे। मुझे याद है 2019 के वर्ल्ड कप में अहमद शहजाद भी बेहतर जानते हैं कि शान मसूद टीम में सिलेक्ट हो गए थे, आखिरी सरफराज ने शान मसूद के नाम पर हामी भर दी, मिकी आर्थर ने उनके नाम पे हामी भर दी, लेकिन इंजमाम उल हक जो चीफ सेलेक्टर थे उन्होंने शान मसूद को वर्ल्ड कप में नहीं जाने दिया। तो मतलब हमारे मुल्क में माजी में कुछ मिसालें हैं, लेकिन ये तो मेरे ख्याल में अब हम पता नहीं 2024 में कुछ ऐसा देख रहे हैं कि शायद हमने तो अपनी जी इमरान, क्या हमने इस तरह के बकुए नहीं देखे हैं कि पीछे जब एक सिलेक्टर के साथ बाबर आजम ने अपने किसी एक फ्रेंड को मांगा और उन्होंने इनकार करके ये बता दिया कि हमारी ये आपके प्लेयर की ये परफॉर्मेंसेस नहीं है, तो क्या 1.5-2 महीने उस सिलेक्टर से वो नाराज नहीं रहे? और सर हमारी सिलेक्टर से बात हुई है, सिलेक्टर्स के 12 बयान पड़े हैं, कोचेस के बयान पड़े हैं, हम ऑफ द फील्ड मिलते रहे हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही बात की है कि जैसा कप्तान ने कहा है हमने वो करके दिया है। इस दफा जो है क्योंकि इनको कप्तानी से हटा के लाया गया है तो शायद इनकी इतनी ज्यादा बातें नहीं मानी गई, लेकिन पिछले 4 साल से जो भी चीजें हो रही थी 95% चीजें शॉट बाबर आजम और रिजवान ले रहे थे, एंड इट्स अ फैक्ट, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। पूरी दुनिया ये चीख चीख के कह रही है कि आप 140 प्लस वाले आपको ओपनर्स चाहिए, तो आपको मसला क्या हो रहा है ये करने के लिए? आपने बी सी डी ई टीम्स को मार मार के बढ़िया बना दिया, और आपके जब आईसीसी के इवेंट्स में स्टैट्स हमने आपको पहले भी रख दी हैं, अब ये टाइम है कि उनको डोमेस्टिक में भेज के अपनी चीजें इंप्रूव करने का, और यंगस्टर्स को आप हार जाए, आप यंगस्टर को खिला के हार जाए, हम आपके साथ रहेंगे, एटलीस्ट वो ट्राई करेंगे। ये आपके प्लेयर्स स्टबन हो चुके हैं, मैंने प्रोग्राम का आगाज एजेंसीज आ चुकी हैं, इनका सारा चीजें सोशल मीडिया पे हैंडल हो जाती है, इसलिए ये अपना माइंडसेट बदलने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल, कैंपेन्स चलना शुरू हो जाती हैं, 2 साल बाद अगला खाना पड़ेगा, उसके बाद आएंगे। एब्सोल्युटली, कैंपेन्स चलना शुरू हो जाती हैं, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि अभी आपको शिकस्त से डरना नहीं है, क्योंकि जो मौजूदा प्लेयर्स खेल रहे हैं वो कौन सा आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबियां समेट रहे हैं, तो क्यों ना हम डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को पुश करें। वो लोग जो मेरिट पर परफॉर्म करते आ रहे हैं पिछले 3-4 साल से, वो भले शुरू की 1-2 सीरीज़ में इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ, गोल रखें, चैंपियंस ट्रॉफी का गोल रखें, उसके बाद जो बड़ा इवेंट आने वाला है उसका अगले 2 साल की प्लानिंग आपने करनी है, ताकि आपके पास एक भरपूर स्ट्रॉन्ग टीम मौजूद है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यूएसए वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच की बात करेंगे, और वर्ल्ड T20 के टॉप 5 बैटर्स और टॉप 5 बॉलर्स को भी डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो वर्ल्ड T20 स्पेशल। पाकिस्तानी प्लेयर्स की वर्ल्ड T20 परफॉर्मेंस तो आपके सामने है, लेकिन इस बार वर्ल्ड T20 में टॉप परफॉर्मर्स कौन सी टीमें और कौन से प्लेयर्स रहे, हम पहले टॉप 5 बैटर्स की बात कर लेते हैं। आपके सामने ग्राफिक्स आएंगे जिसमें रहमानुल्लाह गुरबाज आपको पहले नंबर पर नजर आएंगे, 150 के स्ट्राइक रेट से 167 रन बनाए और रहमानुल्लाह गुरबाज ने। निकोलस पूरन दूसरे नंबर पर है, 150 के स्ट्राइक रेट से 164 रन बनाए हैं। मार्कस स्टोइनिस ने 190 के स्ट्राइक रेट से 156 रन बनाए हैं, जबकि इब्राहिम ज़ुदरान ने 124 के स्ट्राइक रेट से 152 रन बनाए, और ट्रैविस हेड ने 157 के स्ट्राइक रेट से 148 रन बनाए। तो भट्टी साहब, 2 अफगान बैटर्स हैं इसके अंदर, 2 ऑजीज़ हैं और एक वेस्ट इंडियन बैटर है निकोलस पूरन। तो यही 3 टीमें हैं जिनकी ये प्लेयर्स हैं आपको टॉप पे नज़र आई हैं, और ये तीनों आपको वेस्ट इंडियन लेग में नज़र आएंगी क्योंकि हाई स्कोरिंग मैचेस वहीं पे ही हुए हैं। दानिश, इसमें जो सबसे अफसोसनाक चीज़ है कि अफगान प्लेयर
पेशावर की खैमा बस्तियों में पैदा हुए। उन्होंने पेशावर से क्रिकेट शुरू की और फिर जब उन्होंने वो अपने मुल्क में गए और इंटरनेशनल लीग्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो आज वो देखें वर्ल्ड कप में भी लीडिंग बैट्समैन जो है वो अफ़गान है, लीडिंग विकेट टेकर वो भी अफ़गान है। लेकिन हम कहीं नज़र नहीं आ रहे, हम पहले राउंड से बाहर हो गए। पिछले साल पाकिस्तान के साथ 2 साने हुए। पहले पाकिस्तान की टीम T20 सीरीज़ हिस्ट्री में पहली बार अफ़गानिस्तान से हारी शारजा में। उसके बाद फिर वर्ल्ड कप का जो मैच था चेन्नई में, वो पाकिस्तान जब हारा तो बाबर आजम ने कहा जी मुझे 2 रात नींद नहीं आई। लेकिन नींदें ज़रूर लोगों की उड़ी, लेकिन हमने कहीं इम्प्रूवमेंट की कोशिश नहीं की। अब आप देखें कि इंटरनेशनल लीग्स खेल के और कंसिस्टेंसी जो है, और एक जो अंग्रेजी में कहते हैं ना राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जो T20 फॉर्मेट के प्लेयर हैं वो T20 खेल रहे हैं, हम हर प्लेयर को हर फॉर्मेट खिला रहे हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये भी एक हमारे क्रिकेट का अलमी है। स्टिकिंग टू रहमानुल्लाह गुरबाज जो अफगानिस्तान के लिए ओपन करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त इवॉल्व होते हुए नजर आए हैं रहमानुल्लाह गुरबाज। उनके अंदर अटैकिंग नेचर भी है, रुक कर भी खेलना जानते हैं, अगर बॉल सीम भी हो रहा होता है तो विकेट पर रुक कर बड़ी इनिंग्स खेलते हैं। इसी वजह से इतना इफेक्ट है उनका पिछले 2-3 सालों में इंटरनेशनल क्रिकेट में। अहमद, देखिए वो स्टबन नहीं है, उनको पता है कि जीतना कैसे है, उनको पता है कि पहले 6 ओवरों में अटैक करना है, वो ऊपर से शॉट्स मारने चाहते हैं। इस आप कोई भी एसोसिएट कंट्री उठा के देख लें, उनके प्लेयर्स रिस्क लेने के लिए तैयार है, इसलिए वो ग्रो कर रहे हैं, इसलिए वो इम्प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे जिनके हाथ में पाकिस्तान में क्रिकेट है पिछले 5 साल से, वो स्टबन है, उनका वो गेम प्ले ही नहीं है। उनको पता है कि वो ऊपर से मारेंगे वो आउट हो जाएंगे। वो सिर्फ आईसीसी रैंकिंग्स और पर्सनल माइलस्टोन्स के पीछे चलते रहे हैं, इस पे छुपते रहे हैं। अब स्ट्राइक रेट्स की गेम है, अब इम्पैक्ट प्लेयर्स चाहिए। तो जब तक आपकी टीम में इम्पैक्ट प्लेयर्स है ही नहीं और वो लोग जिनमें एबिलिटी है ऊपर मारने की, तब तक वो आप रह जाएंगे इसी तरह पीछे। पूरी दुनिया आपसे आगे निकल गई है, 7वें नंबर की आप टीम हो गए हैं। इससे नीचे अपने आप कहाँ जाने की सोच रहे हैं? इससे नीचे कुछ नहीं होगा। तो अब ये टाइम, जिस तरह हमने पहले भी कहा, फैसले लेने का टाइम है। ये टाइम मुल्क को इंसाफ देने का है, उस डोमेस्टिक के बच्चे को इंसाफ देने का है जिसने एक टोले ने जो है ना उनको कोई चांस नहीं दिया। अब आप उनको लेके आए, उनको खिलाएं जो कि मेंटली रेडी हो ऊपर से चांस लेने के लिए, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलने के लिए। और अपनी पर्सनल माइलस्टोन्स की वजह से जो आज आपने टीम का हाल कर दिया है, पहले राउंड से आपकी टीम बाहर हो गई है। पिछले 4-5 इवेंट्स में आप कुछ नहीं जितवा सके। आपके जो मेन प्लेयर्स हैं उनकी जो एवरेजेस है, उनके जो स्ट्राइक रेट्स है, एक मीडियोकर स्ट्राइक रेट्स है ना। इससे ज्यादा आप क्या चाह रहे हैं कि वो टीम को कहां ले जाए? अब आप चाह रहे हैं कि आप वो शुक्र अदा करें कि आप वो जो मेरी भी एक मासूम सी ख्वाहिश है अहमद, मेरी भी एक मासूम सी ख्वाहिश है। हम पाकिस्तान टीम को बहुत डिस्कस करते आए हैं। फिलहाल मेरी मासूम सी और मेरे प्रोड्यूसर की मासूम सी ये ख्वाहिश है कि हम टॉप 5 बैटर्स को जरा डिस्कस कर लें। मुझे बोला है कि क्या वजह है गुरबाज खान? सर यही वजह है, हमारा मेन इशू पाकिस्तान क्रिकेट ही रहेगा हमेशा। सर बिल्कुल सही है, बट इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट समवन, पाकिस्तान पे कुर्बान है। तो हमने आपको बता दिया कि दुनिया में प्लेयर्स अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं, वो मानते हैं उनमें एबिलिटी है, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ये फर्क आ रहा है, इसलिए वो ग्रो कर रही है और हम पीछे रह गए। निकलस पूरन, इमरान दूसरे नंबर पर हैं टॉप स्कोरर्स के। आपको याद होगा निकलस पूरन काफ़ी अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट में हैं और बड़ा स्ट्रगल भी किया उन्होंने, इनिशियली सेटल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन पिछले 1-2 सालों से बहुत ज़बरदस्त उनकी गेम में निखार नज़र आया। बहुत अटैकिंग और बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, खासतौर पर अपने होम पर तो और भी ज़्यादा डेंजरस नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल दानिश, देखिए आप, हम दुनिया दूसरे प्लेयर्स की ज़रूर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे उनकी ग्रूमिंग भी तो आप चेक करें ना, उनका खेलने का स्टाइल चेक करें, उनकी सिचुएशन कैसी हैंडल करनी है आप उनको चेक करें। अब हम इन चीज़ों से, अहमद शहजाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यार हम इन चीज़ों से बहुत पीछे आ गए हैं। हमारे पास ओपनर्स नहीं है, ओपनर्स जाते हैं तो वो किस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। आप नीचे चले, मेरा एक अहमद से, अहमद अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अहमद एक चीज़ कि हमारे पास ओपनर्स है, हम इनको ओपनर बना लिया। हम इनकी सिलेक्शन अगर चेक करें पिच को चर्चा पीछे जाके, लेकिन ये ओपनर्स नहीं थे, ना रिजवान था ना बाबर था, लेकिन हमने ओपनर बना लिया। फखर ओपनर था, हमने उसको नीचे ले आए। लेकिन ये चीज़ें देखें, हम अपने ग्राफ से बहुत नीचे हैं। हमारे पास जब तक हमें सिखाने वाला अच्छा नहीं होगा, हमारे पास प्लेयर्स अच्छे कैसे आएंगे डोमेस्टिक लेवल पे? एक सोशल मीडिया के क्लिप के ऊपर आप सिलेक्शन कमेटी कर लेते हैं, यार कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं होता। ठीक है, अब भट्टी साहब मार्कस स्टोइनिस के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर हैं इस वक्त बैटर्स की लिस्ट में और 4 मैचेस में 156 रन बनाए। अगेन ब्रिलियंट ऑलराउंडर जो कि मैच विनिंग नॉक्स खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगेन इन टीमों को सक्सेस मिलता
है तो इन जैसे प्लेयर्स की वजह से मिलता है, और ऐसे और भी प्लेयर्स आपको नजर आएंगे। ट्रैविस हेड भी टॉप 5 स्कोरर्स में ऑस्ट्रेलिया के लिए, जब भी कामयाब है। देखिए स्टोइनिस की जो खूबी है कि वो जितने अच्छे बैट्समैन हैं उतनी ही अच्छी बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग में भी इम्पैक्ट डालते हैं। ये मेरा ख्याल इस फॉर्मेट में दानिश बहुत ही परफेक्ट किस्म के हमें प्लेयर नजर आते हैं। अब देखें ना, ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसने अपना कप्तान चेंज किया, मिचेल मार्श कप्तान बने, पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल के वो विनर थे, इंडिया में अहमदाबाद में हराया। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त जितनी क्रिकेट खेल रही है, स्टोइनिस जो है जब ये पाकिस्तान आए थे ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ तो ये टेस्ट मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो ये यूटिलिटी प्लेयर हैं। इस तरह के प्लेयर जो है ना, अभी अब निकोलस पूरन की बात कर रहे थे, पूरन बेसिकली विकेट कीपर हैं, लेकिन वो बैटिंग में ऊपर से जाके जिस तरह इम्पैक्ट डालते हैं पूरे मैच का, जिस तरह एडम गिलक्रिस्ट होते थे, नक्शा चेंज कर देते। तो इस तरह के प्लेयर जो हैं वो आजकल इस T20 फॉर्मेट में वो बहुत सक्सेसफुल। बट पेशेंस भी क्या मैनेजमेंट की तरफ से एक रोल था निकोलस पूरन के एवोल्यूशन में? बिकॉज जैसे मैं कह रहा था, शुरू में बड़ा स्ट्रगल भी किया था उन्होंने, पाकिस्तान के खिलाफ तो बिल्कुल ही फेल नज़र आते थे, बट अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ प्लेयर्स के तौर पर नज़र आते हैं। देखें अभी जब से उनके हेड कोच बने डैरेन सैमी, वो डैरेन सैमी को हमने चूँकि बहुत ज़्यादा देखा है पेशावर ज़ल्मी की तरफ से PSL में, और अभी पिछले जो PSL का एडिशन था उसमें तो वो बाबर आजम के साथ हेड कोच थे। तो डैरेन सैमी का जो स्टाइल है वो हमें पूरन की बैटिंग में नज़र आता है, क्योंकि डैरेन सैमी जब खुद भी खेलते थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, और ग्राउंड में उनकी कप्तानी में 2 T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ ने जीते हुए। तो अब उन्होंने अपनी कोचिंग में अपनी मर्जी की टीम भी सिलेक्ट कर रहे हैं, और फिर जिन लड़कों को लेकर आ रहे हैं उनसे परफॉर्मेंस भी ले रहे हैं। राइट, टॉप 5 बैटर्स में तो सारे वो प्लेयर्स थे जो कि वेस्ट इंडियन लेग में हमें नज़र आ रहे हैं। हम सोच रहे थे टॉप 5 बॉलर्स में एटलीस्ट जो USA लेग है वहाँ से बॉलर्स नज़र आएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। फजल हक फारूक हैं जो लीडिंग विकेट टेकर हैं, ये भी वेस्ट इंडियन लेग में आपको नज़र आ रहे हैं। ऑब्वियसली अफगानिस्तान की टीम से खेलते हैं, 4 मैच खेले हैं और 12 विकेट्स हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पर ट्रेंट बोल्ट हैं, 4 मैचेस में 9 विकेट्स हासिल किए हैं। अकील हुसैन है द ओनली स्पिनर इन दिस लिस्ट जिन्होंने 4 मैचेस में 9 विकेट्स हासिल किए हैं। एनरिक नॉर्किया हैं, 4 मैचेस में 9 विकेट्स हासिल किए हैं। साउथ अफ्रीका ऑफ कोर्स USA लेग का हिस्सा थे। और तंजीम हसन ने 4 मैचेस में 9 विकेट्स हासिल किए। अगैन एक अफगान बॉलर अहमद आपको टॉप पे नज़र आएगा, अच्छी लेंथ्स पे बॉल कर रहे हैं। सबसे पहले तो फजल हक फारूक, और बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल अब नज़र आता है फजल हक फारूक में। वो कहते हैं ना कि बॉलर बैट्समैन का दिमाग पढ़ लेता है, कुछ ऐसा लगता है कि दिमाग पढ़ के बॉलिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उनका प्लस पॉइंट ये है कि वो तेज बॉल करते हैं और अपने विकेट के बीच में से बॉल अंदर और बाहर लेके आते हैं, तो ये उनकी स्ट्रेंथ है। एक तो उनका क्विक काम एक्शन भी है, जो कि एक बैट्समैन के लिए थोड़ा सा इतना ज्यादा इजी नहीं होता है उसको पिक करना। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये वो फजल हक फारूकी है कि जिन्होंने बड़ा रगड़ा खाया है, जिन्होंने छिक्के भी खाए हैं नसीम शाह से, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है जिस तरह इन्होंने अपनी जिंदगी में कमबैक किया है और जो परफॉर्मेंसेस ये ना सिर्फ इधर डिफरेंट लीग्स में भी दे रहे हैं, ये इनकी ग्रूमिंग है, ये इनका ये जो स्टैचर है दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। वो लोग देखें चीजें जो डिसीजंस लेने वाले हैं वो डिसीजंस ले रहे हैं, उन्होंने अपनी क्रिकेट इस तरह की चला रहे हैं, इस तरह के प्लेयर्स लेके आए हैं, जिस तरह पूरन की बात कर रहे थे या जिस तरह आप अफगानिस्तान टीम की बात कर रहे हैं कि जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, जो गेम बदल सकते हैं, आप टीम में उस तरह के लोगों को लाके पैक करते हैं, चांस देते हैं। आप साइम अयूब की बात कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, 25 मैच भी आपने उसको दे दिया, इट्स ओके। क्यों? क्योंकि वो गेम बदलना चाहते हैं। तो ये हमें इम्पैक्ट प्लेयर्स अब लेके आने, ये जमाना आप जितने भी लेजेंड्स की बातें सुनेंगे या जो गेम को समझते हैं, वो अब आप स्टैट पैडर से दूर चले गए हैं। स्पेशली पहले 6 ओवर्स में आप दुनिया के जो प्लेयर्स उठा के देखेंगे, सिवाय पाकिस्तान के आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि जो है ना नीचे नीचे खेलते हैं। तो दुनिया के साथ साथ दुनिया इन्वॉल्व कर रही है, और जो लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम आज बैठ के उनकी तारीफें कर रहे हैं। देख लें, हम अब काश यही तारीफें हम अपने बैट्समैन और अपने बॉलरों की कर रहे होते। अच्छा अहमद, जो हम माजी में देखते थे कि एक लड़का नेट पर आया वहां से सिलेक्ट हो जाता था और टेस्ट मैच खेल जाता था, तो क्या हमारे पास वो आंख नहीं है जो टैलेंट को परख सके, या इसके पीछे कोई और रीजन है? भट्टी साहब देखें, ये तो जो 3-4 मिसालें हमें मिल गई है ना, इसने भी हमें डुबो दिया है। इस चक्रों में 500 लड़के सिलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन बना कोई नहीं है।
हर बंदा यहाँ पे एक ही शख्स बनना चाहता है, जिसका जो है ना आपको सब पता है कौन बनना चाहता है। तो ये क्राइटेरिया नहीं होता, आंख कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपने स्टैट्स देखने हैं, आपने देखना है कि आपके मुल्क के लिए कौन बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दे सकता है। आपने नाम नहीं देखने हैं कि फॉर एग्जांपल बाबर आजम है, मोहम्मद नहीं, कौन आर द डेज। बच्चा भी कोई अच्छा खेल रहा है, आप उनको लेके आए, आप उनके स्टैट्स तो देखें T20 क्रिकेट में किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं। आज मुल्क का ये हाल कर दिया कि पहले राउंड से इस कौम में उम्मीदें लगा के रखी हुई थी और तरह तरह की बातें दानिश निकलने में सुनने में आ रही हैं। कैरी कस्टन कुछ कह रहे हैं, प्लेयर्स एक तरफ जा रहे हैं, आपके सर्कल में प्लेयर एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहे हैं। आप हमारी बात कर रहे हैं, मैं आपको एक और बात बता दूं, टीम के अंदर में से प्लेयर जो हम बातें कर रहे हैं वो बातें कर रहे थे कि हाँ यार हमें ये स्ट्राइक रेट से नहीं जीत सकते, हमें अपनी गेम अपलिफ्ट करनी है। और वहां से बैट्समैन कह रहे थे बॉलर्स को कि इस बॉलिंग से हम नहीं जीत सकते, हमने अपनी बॉलिंग अपलिफ्ट करनी है। तो आप मुझे बताएं, जहां पे बैट्समैनों का बॉलर पे, बॉलर का बैट्समैनों पे यकीन नहीं है, कप्तान के पीछे कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है, वो टीम किस तरह मजाक करके आ रही है। तो ये मजाक ही बन रहा है इतनी देर से टीम का, और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है इमरान, ट्रेंट बोल्ट का हमने जिक्र किया, दूसरे नंबर पर हैं टॉप 5 बॉलर्स की लिस्ट में और 4 मैचेस में 9 विकेट्स हासिल किए हैं। इवन दो न्यूजीलैंड पाकिस्तान की तरह बाहर हो गया पहले मरहले से ही, बट ट्रेंट बोल्ट की भी क्या स्टोरी है। क्विकेस्ट बॉलर थे जब नए नए आए थे, फिर किस तरह इवॉल्व हुए, उनकी पेस कम होती रही, फिर वो लाइन और लेंथ पर फोकस करना शुरू हुआ और अभी भी सक्सेसफुल हैं। व्हाट अ करियर ही इज हैड इमरान। बिल्कुल, नो डाउट। और ऐसे कैरियर मेरा ख्याल है कि बहुत कम बॉलर्स होते हैं और उन्होंने बड़ा कंस्ट्रक्टिव परफॉर्मेंस दी है। और जिस तरह वो बॉल करते हैं, और स्पेशली देखे बॉलर्स का क्या है, लाइन और लेंथ है। और अगर मैं फरूकी की ही बात करूं तो आई थिंक मेरे ख्याल में जिस तरह वो देखे, आपका स्टैट बॉल और तगड़ा स्ट्रॉन्ग बॉल क्या है, लाइन और लेंथ पे हापिंग स्विंग करना, और अभी तक फरूकी ने वही ही किया। अगर वहीं से आप वो कहते हैं राउंड द विकेट करते हैं तो वहीं से भी वो बाहर निकाले, लेकिन उसकी एक्यूरेट चीज क्या है, वो है लाइन और लेंथ, जो कि हमारे बॉलर्स में खैर अभी तक देखने को नहीं मिली। ट्रेंट बोल्ट की बात है, देखे ऐसे बॉलर्स देखे लाइफ टाइम होते हैं और जो आके उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी और स्पेशली फिटनेस के ऊपर। अच्छा, ये मैं एक चीज छोटी सी ऐड कर दूं कि हम आंख की जो बात की थी बड़ी साहब ने, देखे बात वही है बड़ी साहब, टाइम भी खत्म हो गया इमरान, तो हम कर लेते हैं, लेकिन हमारा फर्क क्या है कि हम लोग बनाते नहीं है, ग्रूम नहीं कराते। बस ये मेरा कहना है। राइट, इमरान नज़ीर, अहमद शहजाद, अब्दुल माजिद भट्टी, आप लोगों का शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आप सबका शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। आज यूएसए मुकाबला करने जा रही है साउथ अफ्रीका से। लेट्स सी व्हाट टीम यूएसए हैज़ टू ऑफर इन वेस्ट इंडियन कंडीशंस। इट वुड बी इंटरेस्टिंग। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।